नमस्कार, न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बहुत बड़ा दिन आज का इसलिए क्योंकि आज एक तरफ यहां ईरान से बहुत जो खबरें आ रही हैं वो फिर से उस दिशा में ले जाने वाली खबरें हैं जहां से आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि ये जंग की शुरुआत है, और दूसरी तरफ जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग की शुरुआत की आहट ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी खबर वहां से आ रही है। दूसरी तरफ एक जंग इधर भी चल रही है हिंदुस्तान में, और वो जंग है पॉलिटिकल, सियासी जंग। और इस जंग से कौन बाहर निकलता है, कौन इसमें जीतता है, कौन हारता है, ये सब कुछ यहां पर बंगाल से जो खबरें आ रही हैं उस पर हम बताएंगे आपको। बंगाल के अलावा तमिलनाडु में भी कल 234 सीटों के लिए मतदान हुए, और 234 सीटों के मतदान में 85% के आंकड़े रहे, यानी 85% लोग बाहर निकल के आए। और ये फाइनल आंकड़े अभी तक नहीं है। फाइनल आंकड़े आप जानते हैं इस बार चुनाव आयोग बता रहा है कि हम 4 तारीख को बताएंगे, यानी काउंटिंग वाले दिन बताएंगे। आप जानते हैं काउंटिंग का दिन, और उस दिन आप सुबह 6 बजे से लगातार काउंटिंग से रिलेटेड, मतगणना से रिलेटेड तमाम खबरें आप देखेंगे डीबी लाइव पर, इसी चैनल पर। तो तमिलनाडु में 234 सीटें, लेकिन बंगाल में 152 सीटों के लिए जो मतदान हुए हैं, इस मतदान में कई ऐसी सीटें, कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां 98% वोटिंग हुई है। 98% आप समझ सकते हैं, 97.58, लगभग 98% आप कह सकते हैं। अगर इतनी पोलिंग ऑलरेडी है तो चुनाव आयोग और कितना बढ़ाएगा ये देखना होगा। हमारे साथी अमलेंदु जी बार बार बोल रहे हैं कि अरे उनकी आदत है 10% बढ़ाने की, तो क्या ये 108% जाएगा? और ऐसा हालांकि होता नहीं है। तो भले मजाक ही सही, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पहलू यहां पर चुनाव आयोग को लेकर और ज्ञानेश कुमार को लेकर लगातार बातचीत होती है। हालांकि ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की डिमांड भी हो गई है। डिमांड ये हो रही है कि ज्ञानेश कुमार जी ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो चलिए, भारत रत्न मिले ना मिले, लेकिन जो रत्न वो ले चुके हैं उसमें उनकी खूब किरकिरी हो रही है, बदनामी हो रही है, यह आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो चुनाव पे चलते हैं। चुनाव से संबंधित अभी तमाम फर्स्ट राउंड में पहले इन तमाम बातों पे, तमाम खबरों पर विचार विमर्श और खबरें, ब्रेकिंग खबरें सब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 152 सीटें, और यहां पर 152 सीटें 95% के लगभग सीधे सीधे जाता हुआ। हालांकि कल का आंकड़ा जो था अमलेंदु जी, वो 92.9%, मतलब 93%, तो ये आंकड़े ऑलरेडी उनके देख रहा था मैं, जो इनका CI नेट है उन पे था। अभी देख लेते हैं कितना परसेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से चुनाव किस दिशा में गया है वो देखा जाए, समझा जाए। 92.88% ये बता रहा है, चुनाव आयोग का जो ये ऐप है ये बता रहा है। 92.88% वेस्ट बंगाल का, और तमिलनाडु का 85.15% ये बता रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं, और इसमें दक्षिण दिनाजपुर जो है ये 95.44%, और कूच बिहार 96%, कूच बिहार 96%, दक्षिण दिनाजपुर 95.44%, बीरभूम, देखिए बीरभूम ये 94.51%, बांकुरा 92.15%, अलीपुरद्वार देखिए 92.71%। ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज में बता रहा हूँ, पूरा उस ढंग से नहीं बता रहा, डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहा हूँ। उत्तर दिनाजपुर देखिए, दक्षिण दिनाजपुर में भी और उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर में 95.44%, और उत्तर दिनाजपुर 94.16%। मतलब इतनी ज़्यादा वोटिंग। और इसके बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अमित शाह ने। अमित शाह जी का दावा है कि 152 में से 110 सीटें हम लेके आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा है, कल धमकियां भी दी हैं। उनकी धमकी आप सुन चुके होंगे, कह रहे थे उल्टा लटका के मारूंगा, तो उल्टा लटका के पीटूंगा, ये उनके शब्द हैं। और अच्छा हुआ कि दीदी के लोग नहीं निकले, और मत निकलना, सेकंड राउंड में भी, फर्स्ट राउंड में नहीं निकले, सेकंड राउंड में भी दीदी के गुंडे नहीं निकले, और अगले राउंड में भी निकलेंगे तो उल्टा लटका के मारूंगा। तो ये पश्चिम बंगाल वालों को, खासकर कोलकाता में चुकी हैं लगातार, और उनको यहाँ पर सोचना चाहिए कि आखिर ये कौन दादा आ गया है और जो पूरा वहाँ धमका रहा है कि उल्टा लटका के मारूंगा। उल्टा लटका के मारने का हक तो पुलिस को भी नहीं है,
पुलिस भी जो ये 3rd डिग्री अप्लाई करना बाकी ये सब नहीं है, ये नहीं कर सकते। देश के गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं, ये कितना जायज है? आप 152 में से आप कह दीजिए हम 152 नहीं 155 सीटें जीत रहे हैं, 3 सीट हमको गिफ्ट में दे रहा है इलेक्शन कमीशन, ये मान लें। लेकिन आप ये कहेंगे कि 152 में से 110 सीटें हम जीत रहे हैं, ये दावे प्रतिदावे होते रहेंगे। पिछली बार भी दीदी ओ दीदी और अब की बार 200 पार, यही 2 नारे थे ना? लेकिन इस बार क्या दिखाई दे रहा है? इस बार राजीव जी दिखाई ये पड़ रहा है कि गृह मंत्री को जो 15 दिन से डेरा डाले हुए हैं पश्चिम बंगाल में, उनको कल बम्पर वोटिंग के बाद आज 11 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर होना पड़ा है। और मजबूर होकर ये कहना पड़ा है कि दीदी जो हैं वो अफवाह फैला रही हैं, और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बंगाल का रहने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। इसका मतलब राजीव जी साफ तौर पर यह है कि अमित शाह जी को मालूम पड़ चुका है कि बंगाल में ये संदेश चला गया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कोई गुजराती जो है या गुजरात से लाया हुआ व्यक्ति जो है यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये एक वहाँ बहुत और बंगाली अस्मिता राजीव जी उसको चुनौती एक तरीके से अमित शाह जी ने दी है। अब अमित शाह जी चाहे ये कहें कि दीदी के गुंडे नहीं निकले या तृणमूल के गुंडे नहीं निकले या उल्टा लटका के मारूंगा, दोनों तरीके से उन्होंने सीधी सीधी चुनौती जो है वो बंगाल के आम आदमी को दी है राजीव जी, कि अगर बीजेपी को नहीं जिताया तो उल्टा लटका कर मारेंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि वो दीदी के गुंडे हो या अमित शाह के गुंडे हो, हैं तो बंगाली ही। तो अब ये उनसे बड़ा कोई गुंडा आ गया है जो कह रहा है गुंडों को उल्टा लटका के मारूंगा। इसका मतलब ये भी है राजीव जी, इसका मतलब वो बताना चाहते हैं कि सबसे बड़े गुंडे देश के अंदर वही हैं, क्योंकि वो बंगाल के गुंडों को बंगाल में उल्टा लटका कर मार सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने आज कहा है राजीव जी, और जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो कह रहे हैं कि बंगाल की मुख्यमंत्री ये अफवाह फैला रही है कि अगर बंगाल में बीजेपी सत्ता में आती है तो बाहरी लोग राज करेंगे। मैं दीदी से कहना चाहता हूं कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री वो व्यक्ति होगा जिसका जन्म बंगाल में हुआ हो, और भी जोड़ा है, इतना ही नहीं, बंगाल में हुआ और बंगाली माध्यम में शिक्षा प्राप्त की हो और जो बंगाली बोल सकता हो। यानी इतना ज़्यादा बताने की आवश्यकता पड़ रही है अमित शाह जी को। हम लोग सुन भी सकते हैं उसकी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा, कि इतना सब बताने। मतलब यहाँ बंगाली अस्मिता की बात हो रही है। बंगाल का पैदा हुआ, बंगाली कॉलेज में पढ़ा हुआ, स्कूल में पढ़ा हुआ, शिक्षा प्राप्त किया हुआ बंगाली में, बंगाली भाषा जानता हो, यही हमारा मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री तो तब बनेगा जब आपकी सरकार यहाँ बनेगी तब। हालांकि दावे प्रतिदावे होते हैं, 2021 में भी ऐसे ही दावे हो रहे थे और वहां पर साफ साफ अब की बार 200 पार ये नारा यही गृह मंत्री आज के जो अमित शाह हैं इन्होंने ही दिया था ये नारा। उसके अलावा इनके तमाम जो बाकी नेता हैं वो देते रहे थे। 2021 की बात कर रहा हूं, लेकिन 2026 में क्या यहां पर गंगा जो हुगली में बहती है, उस गंगा में पानी उतना ही वहीं स्थिर है या बहुत सारा पानी बह चुका है? गंगा वहां से जाकर समुद्र में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आप जानते हैं। और ये सब कुछ इधर दिल्ली से होते हुए और बाकी जगहों से होते हुए जो यमुना गंगा के पानी और जाकर वहां तक हम लोग देखते हैं, इस पानी में कितनी सियासत घुली हुई है, इसको जरा समझने की कोशिश अगर करेंगे आप तो आपको पश्चिम बंगाल जाना होगा। और पश्चिम बंगाल में पिछले 15 दिनों से डेरा डाले हुए गृह मंत्री अमित शाह को शायद अभी तक समझ में नहीं आया है कि पश्चिम बंगाल की सियासत किस दिशा में जा चुकी है। यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर समझने की है कि आखिर 95% के लगभग वोटिंग हुई क्यों, यह समझने की जरूरत है। और इसको अगर समझ लेंगे आप तो यह पूरे गणित आपको समझ में आएगा। जितने लोगों से मेरी बात हो रही है वहां पे, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं और इस चुनाव को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, और अगर आपने वोट किया है, वोटिंग की है, वहां पर जाके मतदान किया है और आसपास के लोगों को आपने समझा है, जाना है, तो आप जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। आपके जरिए समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। हम तक जो बातें आ रही हैं, हम तक हमारी रिसर्च टीम और बाकी हमारे जो ग्राउंड के जो रिपोर्टर्स हमारे साथी हैं वो जो बता रहे हैं, उस आधार पर तो यही है कि जितने लोगों के वोट काट दिए गए एसआईआर के जरिए, जी हां ध्यान से सुनिए, एसआईआर के जरिए जिन लोगों के वोट काटे गए, और लेकिन जिन लोगों के वोट नहीं काटे गए हैं और उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो वो कहीं भी है हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, वो 10 दिन पहले ही आ गया था बंगाल और जमकर उसने वोटिंग की है। यानी ये लोग जिनको अपनी नागरिकता बचाने की चिंता है वो सब आ गए, और इस बार इसलिए 10% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और मैं ये
ये दावा नहीं कर सकता कि ये वोटर्स, ये मतदाता जो हैं वो किसके पक्ष में वोट किए होंगे, लेकिन इतना दावा जरूर कर सकता हूं कि ज्यादातर मैक्सिमम अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए हैं, यानी अल्पसंख्यकों के का नाम मतदाता लिस्ट से, वोटर लिस्ट से हटाए गए। और इसीलिए यहां पर एक चिंता इन लोगों के बीच जो है वो यहां पर जागृत हुई, व्याप्त हुई, और उसके बाद परिस्थितियां ऐसी रही कि लगभग 95% के तक, और यहां इतना ही नहीं, एक आध जगह पे 96, 97, 98% तक पोलिंग हुई है। तो इसलिए यह तस्वीर एक दूसरी दिखाई देती है वहां की, पश्चिम बंगाल की। अभी दूसरा फेज बाकी है, सेकेंड फेज बाकी है, और सेकेंड फेज जो है वो 29 को है। उससे पहले यहां पर क्या पश्चिम बंगाल में और भी खेला होने जा रहा है। एक और भी बड़ा सवाल है अमलेंदु जी कि आखिर ममता बनर्जी इतनी शांत क्यों हैं, यह बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी की शांति, चुप्पी, और कल जिस ढंग से अभी तक हमने देखा है कि वहां पर बहुत ज्यादा चुनाव के समय हिंसा की घटनाएं होती थीं, लेकिन कल उतनी घटनाएं नहीं हुई हैं। छिटपुट जो कुछ एक हिंसा की घटनाएं होती रही वही थी, उसके अलावा वैसी घटना नहीं हुई है। इसके क्या कारण है? दो सवाल यहां पे पैदा होता है। हिंसा की वारदात कम, और जो वारदात हुए वो बीजेपी के कैंडिडेट्स को दौड़ाने भगाने वाले तस्वीरें आई हैं। हो सकता है कि तृणमूल के कैंडिडेट्स भी रहे हों, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट्स के ज्यादा हैं। एक तो बात ये। दूसरी बात महत्वपूर्ण कि ममता बनर्जी का कल शाम को एक बयान आया था, जरा उस बयान को ले आइए, जरा उनके ममता बनर्जी के बयान को सुन लेते हैं। कल शाम को वो बांग्ला में उन्होंने दिया है। आप सब अच्छी तरह से समझते हैं, बांग्ला बहुत मुश्किल भाषा नहीं है अगर नहीं समझते हैं तो, लेकिन फिर भी हिंदी में हम आप तक रख देंगे क्या उन्होंने कहा है। जरा सुन लीजिए ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। বুঝলেন চালাকিটা কোথায়? চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য সম্পূর্ণ হয় না। এই চৌরঙ্গি এলাকায় অনেক ভোট কেটেছে, আমার কেন্দ্রেও কেটেছে। যতই ভোট কাটো জেনে রাখো 100টা ভোট থাকলে 99টা ভোট মানুষ দেবে মানুষের অধিকার রক্ষা স্বার্থে। যারা গতদিনেও বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, সিপিএমকে, অন্য পার্টিকে ভোট দিয়েছে, এবার তারা দেবে না। টাকার বান্ডিল নিয়ে ঘুরছো, সেই জন্য সব পুলিশ চেঞ্জ করেছো। ড্রাগ নিয়ে ঘুরছো, তাই সব পুলিশ চেঞ্জ করেছো। সব ডিএম চেঞ্জ করেছো, রিটার্নিং অফিসার চেঞ্জ করেছো। এমনকি আমার কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার, আমার একটা ছোট্ট গলিতে মিটিং ছিল, বলছে পারমিশন হবে না। আমি জানি থাকে তো বেচারা চম্পাহাটিতে, বারুইপুরে সুজনবাবুকে বলেন সুজয় কাকু, আর বিজেপির এখন হয়েছে বড় কাকু না জ্যাঠা। আমাকে বললো মিটিং করতে দেবে না। আমি বললাম ঠিক আছে, নো প্রবলেম, আইন মেনে চলবো। আমি গিয়ে চা খেয়ে এলাম বসে, আমার তো কাজ হয়ে গেল। আমি নয় মাইকে কথা নাই বা বললাম, আমার চায়ে কথা বলে দিল। तो सुन रहे थे आप यहाँ पे ममता बनर्जी साफ साफ कह रही चालाकी से बड़ा काम पूरा नहीं होता। आप चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने यहाँ पर सबको बदल डाला, सब कुछ किया, हमारे काम में वहाँ रुकावट पैदा करने की कोशिश की, हमको आप बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रमों को करने नहीं दिए। ये सारी चीज़ जो है यहाँ की जनता देख रही है, और इसके बाद भी आपकी जो चालाकी है, चालाकी यहाँ की जनता समझ रही है, और इससे आपका काम पूरा नहीं होगा। आप यहाँ चाहते हैं कि आपकी सरकार बन जाए, ये यहाँ की जनता आपकी चालाकी को समझ चुकी है, और हम आपकी सरकार यहां बनने नहीं देंगे। ये बातें कुल मिलाकर ममता बनर्जी यही कह रही थी, और उसके कुछ एक उदाहरण एग्जांपल्स दे रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी वोट रद्द किए गए हैं। आप जितने ज्यादा वोट काटेंगे, अगर 100 वोट भी हो तो लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 99 पर ही वोट डालेंगे। यहां पर साफ साफ कह रही हैं। आपने सभी पुलिसकर्मियों को बदल डाला यहां, इसलिए आप पुलिस, डीएम, रिटर्निंग ऑफिसर बदल रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जितना ज्यादा वो बंगाल पर हमला करेंगे हम जीतेंगे, जितना ज्यादा आप बंगाल पर हमला करेंगे टीएमसी जीतेगी, तृणमूल कांग्रेस जीतेगी। ये बात यहां पर ममता बनर्जी कह रही थी इस पूरे अपने भाषण के दौरान। जो बाइट अभी आप सुन रहे थे, जो हमारे साथी बंगाली साथी जो बांग्ला समझते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ममता बनर्जी का यह बयान बहुत ही सौम्यता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ ममता बनर्जी अपनी बात यहां रख रही थी। और ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है ये कल का है, और कल जब यहां पर इसी पश्चिम बंगाल में जब वोटिंग हो रही थी तो दूसरी तरफ
नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे नरेंद्र मोदी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ को, यानी ज्ञानेश कुमार को, कि मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूं उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये अच्छा काम क्या है ये समझना होगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारे साथी अविनाश जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अविनाश, आप कुछ स्पेशल लेके आए हैं, आपके पास आता हूं तुरंत। दूसरी बात यहां पर कि उसके बाद कल शाम को और आज सुबह सुबह नरेंद्र मोदी हुगली में नौकायन कर रहे थे, बोटिंग कर रहे थे, और बोटिंग में की जो तस्वीरें उनकी आई हैं, खूब सारे पिक्चर्स लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्लिक करते हुए दिखे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, पिक्चर्स के क्लिक नहीं। राजीव जी, वो उसमें हुगली का पानी नापने के लिए गए थे कितना गहरा है और बीजेपी इसमें कितना नीचे डूब सकती है। तो प्रधानमंत्री अच्छे तैराक भी हैं, तो वो यही देखने के लिए गए थे कि पानी कितना गहरा, बीजेपी कितना उसमें डूब रही है। चूंकि ममता बनर्जी ने कल जो चैलेंज दिया, जो हम लोगों ने बैक सुनवाई राजीव जी, ये उनका लगभग 45 मिनट का भाषण है, और इस भाषण में उन्होंने 2-3 बातें कही जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको और भी बता दिया जाए, चूंकि 45 मिनट का भाषण 1 घंटे के कार्यक्रम में सुनवाया नहीं जा सकता। एक तो उन्होंने कहा कि बंगाल से बीजेपी को लोकतांत्रिक तरीके से विदाई देने का समय आ गया है। बंगाल की संस्कृति को विदेशी नहीं समझेंगे, उन्हें बंटवारे की राजनीति चाहिए और हमें विकास की राजनीति चाहिए। और इसके बाद जो उन्होंने जो चैलेंज दिया कि जो भी लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं उन सभी के नाम लिस्ट में हैं, आपने लोगों को उनके बीजेपी बैकग्राउंड के आधार पर लाया है, उसी हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त किया है। याद रखना, आप में हमें हराने की हिम्मत नहीं है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं बंगाल में ही मरूंगी। बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा करूंगी। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली में बीजेपी का विनाश चाहिए। ना सिर्फ बंगाल में विनाश होगा बीजेपी का, बल्कि बीजेपी को दिल्ली से भी हटाना होगा। ये बात लगातार, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और ये बात लगातार ममता बनर्जी कह भी रही हैं कि बस इस चुनाव भर इंतजार कर लो। इस चुनाव में बंगाल को जीतने के बाद, चौथी बार इस कुर्सी पर बैठने के बाद, मैं पूरे देश में बीजेपी को कैसे हटाया जाए, दिल्ली से बीजेपी को कैसे सत्ता से हटाया जाए, इसके लिए मैं पूरे देश में आंदोलन करूंगी, देश में घूमूंगी। और यह बात तो सही है कि ममता बनर्जी जुझारू नेता रही हैं, और उनका उदय भी आप देख लीजिए, जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी, एक्स कांग्रेस पार्टी रही हैं, और यहां से जैसे जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद नंदीग्राम, सिंगूर, ये 2 घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट थे, और यहां से ममता बनर्जी के उभार को हमने देखा है। और 2008 के बाद कैसे ममता बनर्जी इस कुर्सी पर फिर बैठी हुई हैं, यह भी हमने देखा है। रेल मंत्री के रूप में ममता बनर्जी को आपने देखा होगा। तो यह ममता बनर्जी का पूरा अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल करियर बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां पे इस पॉलिटिकल करियर में सड़क की राजनीति करने वाली महिला नेता, और यहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तस्वीरें हैं जो रखी गई हैं वहां रिटर्निंग रूम में। ये तस्वीरें आप तक अभी और आएंगी, 4 तारीख को ये सारी मशीनें खुलेंगी। लेकिन हमारे साथी अविनाश, आपके पास क्या कुछ है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने चुनाव आयुक्त की तारीफ की है, उसके बाद तमाम उन पर आरोप भी लग रहे हैं। और हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से तो ये बयान आया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत रत्न दे देना चाहिए। उससे नहीं, हेमंत सोरेन का ही बयान आया है। उससे पहले कपिल सिब्बल ने बोला था कि उनको पद्म भूषण देना चाहिए, कि भाई चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। एक तरीके से जिस तरीके से चुनाव करवा रहे हैं, हाँ, जबकि उनको चुनाव करवाने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि एसआईआर को लेकर पहले दिन से जब वो बिहार में शुरुआत हुई थी, तभी टीएमसी की तरफ से कहा गया था कि बिहार में ये एसआईआर कराया जा रहा है, लेकिन टारगेट पर बंगाली है। सबसे ज़्यादा एसआईआर की प्रक्रिया में जो भी सख्ती बरती जानी है वो बंगाल में ही होना है, और वो हुआ भी। 90 लाख से ज़्यादा वोट काट दिए गए, और उसके बाद भी आप देखिएगा कि 93% वोटिंग हो चुकी है। और चुनाव आयोग की तरफ से बयान आ रहा है कि भाई ये फाइनल आंकड़े नहीं है, फाइनल आंकड़े हम 4 तारीख को बताएंगे। आमतौर पर एक दिन बाद ही आंकड़े पूरे जारी हो जाते थे, लेकिन अब जब से ज्ञानेश कुमार आए हैं, उसके बाद से ये हो गया है कि जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग से पहले फाइनल आंकड़ा बताया जाता है, और आमतौर पर उसमें 2, 2.5-3% वोट तो बढ़ ही जाते हैं। तो इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और जो आपने बताया कि सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, वो शीतल कूची विधानसभा है, वहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है। जो 2021 में इसी विधानसभा सीट में सबसे ज़्यादा हिंसा भी हुई थी। सीआरपीएफ की गोलीबारी से 4 लोगों की जान चली गई थी, और अभी तक वो मामला चल रहा है। उस मामले में कोई फैसला अभी तक नहीं आ पाया है, और वहाँ सबसे ज़्यादा 97.53% वोटिंग हुई है इस बार।
और जैसे 92.88% वोटिंग है और ये वोटिंग लगभग ये मान के चलिए 94% को भी पार कर जाएगी। जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार जो चाहे बाकी के पिछले राज्यों के उनके चुनाव के अनुभव देखे जाएं तो कम से कम 2-2.5% वोटिंग तो बढ़ी जाती है। अब लेकिन जिस तरह से अमलेंदु जी ने बोला कि भाई 10% का अब तो 10 वो बचा ही नहीं है, क्योंकि 93% तो आपने वोटिंग करवाई दी है। अब 10% बढ़ाएंगे तो 100% से ऊपर निकल जाएगा। अब टीएमसी को सबसे पहला सवाल तो यही है, एक तो जो वोट काटे गए एसआईआर में, उसमें सबसे ज़्यादा जो वोट काटे गए हैं वो टीएमसी का जहां स्ट्रांग होल्ड है, सेकंड फेज है। सेकंड फेज में 142 सीटें बची हुई हैं, लेकिन जो 90 लाख वोट काटे गए थे उनमें से सबसे ज़्यादा करीब 70 लाख वोट इसी फेज में काटे गए हैं, सेकंड फेज में। और यहीं पर सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ की गई है एसआईआर में। तो टीएमसी को सबसे ज़्यादा सतर्क यहीं पर होना है। और आप देखिएगा अगर 92% फिर से वोटिंग चली जाती है सेकंड फेज में, क्योंकि जैसे जहाँ ज़्यादा वोट कटे हैं तो मान के चलिएगा वहाँ वोटिंग भी ज़्यादा होनी है। पिछली बार की तुलना में वोट परसेंटेज 10% बढ़ गया है, लेकिन फर्स्ट फेज में जो पिछले साल की तुलना में इस बार वोट भी ज़्यादा डले हैं। तो अब जो चुनाव नतीजे आएंगे वो तो जनता का एक गुस्सा भी है, जिस तरीके से उनके लंबी लंबी लाइनों में लगाया गया। भाई किसी घर में बीमार व्यक्ति है लेकिन उससे कहा गया कि नहीं भाई आपको वहाँ बूथ पर आना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। कई लोगों की जान चली गई बंगाल में। जिस तरीके से काम हुए हैं उसका गुस्सा वहाँ साफ साफ दिखाई भी दिया। जिस तरीके से बीजेपी नेताओं का घेराव किया गया वो साफ साफ बता रहा था कि पब्लिक में एसआईआर के नाम जो तकलीफ उठाई है जनता ने वो वोटिंग के दिन दिखाई दिया है। और 93% वोटिंग साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये किसी के प्रति गुस्सा जरूर है। आमतौर पर जब गुस्सा होता है तभी इस तरीके का, ममता के खिलाफ ऐसा गुस्सा सड़क पर कभी दिखाई नहीं दिया। बीजेपी कोई बहुत बड़े आंदोलन नहीं कर पाई, आंदोलन जनता के सपोर्ट से ही होता है। तो ये गुस्सा एसआईआर को लेकर यदि है तो ये मान के चलिएगा कि पिछली बार जो सीटें मिली थी टीएमसी को, इस बार वो उससे भी आगे निकल सकती है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। टीएमसी हो सकता है इससे आगे निकल सकती है, जैसे अभी कह रहे हैं अविनाश। सबके अपने अपने विश्लेषण हैं। इस विश्लेषण का जो रिजल्ट है यानी सच्चाई क्या है ये आएगा 4 तारीख को, आप जानते हैं जब वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि पहले फेज में 152 सीटें और दूसरे फेज में 142 सीटें। 152 सीटों में बीजेपी यहाँ पर अभी से 110 सीटों का दावा कर रही है। इन दावों में कितना सच्चाई है वो देखा जाएगा, ये भी पता चलेगा 4 तारीख को, 4 मई को। लेकिन उससे पहले बीजेपी के ये दावे क्या खोखले दावे हैं या सच्चाई इसमें कहीं है? और जब आप इसका विश्लेषण करने जाते हैं, इसको और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद आप ये याद रखिए कि एसआईआर बिहार के बाद सबसे ज्यादा एसआईआर अगर चर्चा में कहीं का रहा है तो वो पश्चिम बंगाल का रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट। और ये जो वोटर लिस्ट की जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इस रिवीजन के कारण कितना बवाल मचा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क पे और इलेक्शन कमीशन तक बवाल आपने देख लिया। और इसके बाद चुनाव करवा रहे हैं आप, बिहार का चुनाव आपने करवा लिया, एक तरफा आपने जीत हासिल कर ली, यानी सत्ता पक्ष की जीत हो गई। और बिहार से जब बाहर निकले तो बंगाल। लेकिन क्या बिहार और बंगाल एक ही है? क्या बिहार की सियासत और बंगाल की सियासत में कोई फर्क नहीं है? क्या बिहार के वोटर्स और बंगाल के वोटर्स में कोई फर्क नहीं है? ये सारी तस्वीरें समझने की जरूरत है यहां पर। और इन सब के बीच ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, जो हुगली नदी में वोटिंग कर रहे हैं और हाथ में कैमरा है और फोटो खींचने गए हैं। थोड़ा सा फुर्सत के पल, हाँ फुर्सत के पल, फुर्सत के कुछ पल। जैसे आप जाते हैं यहां से, हम लोग भी बाहर जाते हैं जब रिपोर्टिंग के लिए, तो थोड़ा सा, लेकिन हम यहां पर भी थोड़ी रिपोर्टिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि 4 लोग बैठ के बोट में ही कुछ बातें कर लें, कुछ जरूरत की चीजें निकालकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री के पास भी है एक कैमरा जहां से वो कुछ चीजें निकाल के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे देश को कितना फायदा होगा ये आप समझिएगा। चुनाव का वक्त है और इसके बाद हुगली में सीधे 5 साल बाद दिखाई देंगे हो सकता है नरेंद्र मोदी। आपको याद नहीं होगा कि बिहार चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी बिहार में कब दिखाई दिए, आपको याद नहीं होगा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाराष्ट्र में कब दिखाई दिए नरेंद्र मोदी, और हरियाणा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी हरियाणा में कब दिखाई दिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब कुछ चुनाव की खातिर कुछ भी करेगा, वोट की खातिर कुछ भी करेगा वाला डायलॉग जो है ये याद रखिएगा। और ये एक की बात नहीं है, ये तमाम नेता राजनेता यही करते हैं, यही होता रहेगा। लेकिन इन सब से इतर चल क्या रहा है बंगाल में? बंगाल में जैसे अभी अविनाश बता के गए कि हो सकता है कि यहां ममता बनर्जी को और बेनिफिट हो जाए। आपको लगता है क्या अमलेंदु जी?
बिल्कुल राजीव जी, ये अभी तक जो सूचनाएं मिल रही हैं वो सूचनाएं इसी तरीके की हैं कि इसमें बेनिफिट ममता बनर्जी को ही है। और जो आपने शुरू में सवाल किया था कि भाई शांति से ये क्यों हो गया, जबकि पिछली बार इसी मतलब पहले फेज़ में बहुत ज़्यादा अशांति थी। इसका मतलब राजीव जी सीधा सीधा ये है कि ममता बनर्जी निश्चिंत हैं कि ममता बनर्जी का काम हो चुका है, और अमित शाह जी को कहना पड़ रहा है कि ममता जी के गुंडे नहीं निकले वरना मैं उल्टा लटका कर मारता पीटूंगा, तो ये कहना पड़ रहा है। इसका मतलब ये साफ तौर पर है कि घबराहट जो है वो अमित शाह जी के अंदर आ रही है। और राजीव जी देखिए, अब सीधी सीधी इज्जत जो दाव पर लगी है वो अमित शाह जी की लगी है। 15 दिन डेरा डाला है अमित शाह जी ने, और उसके बाद आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। और अब जो राजीव जी इस हार का जो ठीकरा सिर पे फूटेगा वो ज्ञानेश कुमार के साथ साथ अमित शाह के ऊपर भी फूटेगा। यानी इस हार के लिए 2 लोग जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, ज्ञानेश कुमार जी और अमित शाह जी। तो ये बेचैनी बीजेपी की देखी जा सकती है, और इसीलिए ममता बनर्जी जो हैं वो खामोश हैं। और तृणमूल के लोग भी एकदम जो पहला फेज था उसमें खामोश रहे कि उन्हें मालूम है कि जो किया है आपने एसआईआर के जरिए उसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है। और इसीलिए राजीव जी जितने भी विजुअल्स आए वो विजुअल्स ऐसे ही आए कि बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको जनता ने दौड़ाया है बूथ्स पे और तमाम जगहों पे, और जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो जनता को परेशान कर रही हैं। इस तरीके के विजुअल्स भी आए। तो यानी एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि जो हिंसा हुई, अच्छा जो हिंसा की जो आए भी विजुअल्स वो जो बीजेपी के एजेंट समझे जाते थे उनके साथ में आए। तो ये स्पष्ट हो गया यानी एक तरीके से कि ममता बनर्जी पहले चरण को लेकर एकदम निश्चिंत हैं। संजय राउत जो यूबीटी शिवसेना के सांसद हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो है अधिक मत, ये एसआईआर के खिलाफ जो है ये जनता का एक तरह से कहा जाए वो तूफान है। जी, ये जनता का तूफान है। संजय राउत का बयान भी है। उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बिना लाग लपेट के अपनी बातें रखते हैं, और यहाँ वो कह रहे हैं कि ये जनता का तूफान है जो ममता बनर्जी के पक्ष में है। अब देखेंगे कौन किसके पक्ष में है, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि यहाँ पर बीजेपी की परेशानियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं, और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अमित शाह। और अमित शाह कह रहे थे, कल कह रहे थे जब अमित शाह ने रोड शो किया था कल, तो उस रोड शो में वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि ममता दीदी के गुंडे नहीं निकले बाहर, और याद रखना अगर सेकंड फेज में इसी तरह मत निकलना, सेकंड फेज में निकले तो उल्टा लटकाकर पीटूंगा। चलिए, ये गुंडों वाली भाषा है, ऐसी भाषा देश के गृह मंत्री की नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां संजय राउत इस बिल्कुल 95% वाली वोटिंग और इस मतदान के बाद उनका बयान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं। और ये देश की आजादी के बाद आप समझ लीजिए, आजाद भारत में पहली बार है कि पश्चिम बंगाल में इतनी शानदार वोटिंग हुई है। लेकिन संजय राउत को सुनिए। 82% वोट पश्चिम बंगाल में है, 84% तमिल, और तमिलनाडु में लगभग 84-85% तमिलनाडु में है। ये बात सही है कि एक तूफान आया और ये तूफान में इस प्रकार की वोटिंग हो गई है। उसका एक कारण जिस तरह से बंगाल में एसआईआर का ज़बरदस्ती हो गया है, ये भी एक कारण है। लोगों ने जमकर वोटिंग किया। अगर आपने 70 लाख वोट काट दिए हैं तो हमने 70 लाख ज़्यादा वोट दे दिए हैं ममता दीदी के फेवर में। मैं ये अनुमान लगाता हूँ, और ये अच्छी बात है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में क्या किया बीजेपी ने और सरकार ने, आपको मालूम होगा। देश में जहाँ जहाँ बंगाली लोग हैं वो सबको सरकारी खर्चे से पश्चिम बंगाल में लाया गया, चाहे वोटर हो या न हो, सबको लाया गया और सबको कहाँ वोट करो। पैसे की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, सब देखा है हमने। तो सुन लिया आपने, यहां पर साफ साफ सीधा आरोप लगाते हुए कि देश भर में जहां जहां बंगाली लोग हैं उनको अपने खर्चे पर बीजेपी लेकर आई है। लेकिन क्या एक सवाल यह भी पैदा होता है कि बीजेपी अपने खर्चे पर लेकर आई है, क्या उस खर्चे का पूरा फायदा बीजेपी उठा पाई है? क्या ये लोग आकर बीजेपी को ही वोट किए होंगे? ये सवाल भी पैदा होता है। चलिए, ये उनके ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन यहां पर संजय राउत का यह बयान काफी मायने रखता है, और देखते हैं अगले फेज में 142 सीटों के लिए जो मतदान अभी होना बाकी है, उस 142 सीटों की तैयारी
तैयारियां क्या चलती हैं लगातार वहां पर, क्योंकि एक अकेला राज्य और उसकी 142 सीटें और उसके लिए 29 तारीख को मतदान, बस यही बचा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचा हुआ है। इसके बाद इंतजार रहेगा रिजल्ट का, रिजल्ट आने का इंतजार, और रिजल्ट वाले दिन सुबह 6 बजे से लगातार आप देखेंगे। लेकिन हमारे साथ लाइव रहेंगे सुबह 6 बजे, यानी 4 तारीख सुबह 6 बजे से और 29 तारीख आखिरी दिन, उस दिन शाम 6 बजे से लगातार आप तक हम पहुंचाएंगे इन 5 राज्यों का एग्जिट पोल। सबसे सटीक एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है डीबी लाइव का एग्जिट पोल, वो आप देखेंगे शाम 6 बजे से लगातार 29 तारीख को, जिस दिन आखिरी वोटिंग है उस दिन। तो ये 142 सीटों पर, और उसमें धमकी चमकी तो चल ही रही है। लेकिन यहां से थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ईरान की बात मैंने की थी, ईरान जंग में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि एक बार फिर जिस जंग को लेकर कहा जा रहा था कि अब यह समापन की तरफ है, अब शांति की तरफ बढ़ रही है पूरी दुनिया, डोनाल्ड ट्रंप लेकिन सोकर जगते हैं और उनके दिमाग में पता नहीं क्या हो जाता है कि वो कुछ और बकवास करने लगते हैं। बकवास वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कल भारत के लिए बकवास ही किया है। उन्होंने भारत के लिए, हिंदुस्तान को कह दिया नरक। ये नरक जैसा है, भारत को नरक बताया उन्होंने, और इसके बाद भारत जो है वो नाराज हो गया, हिंदुस्तान नाराज हो गया। नाराज होना भी था क्योंकि आप नरक बताएंगे, लेकिन उनके जो मित्र हैं, परम मित्र, जो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वो परम मित्र की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया जरूर आई है। एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण ये होती है कि क्या अब माफी चाहूंगा, ईरान में जंग होने जा रही है। मैं जरा जल्दी से बुलाना चाहूंगा अपनी सहयोगी आराधना को, और उनके जरिए जरा समझना चाहता हूं, आप तक खबरें, बहुत सारी खबरें इनके जरिए पहुंचाना चाहता हूं। आराधना जरा आइए हमारे पास, और जरा समझना चाहता हूं कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच फिर से जंग शुरू होने जा रही है। पहला सवाल क्या है, क्या खबरें हैं? राजीव जी, जो सबसे बड़ी खबर अगर मैं पश्चिम एशिया को लेकर इस वक्त बताऊं तो हालात बिल्कुल जंग के दिखाई दे रहे हैं। अभी तक तो ये चल रहा था कि दोनों देशों के बीच वार्ता हो जाएगी, अमेरिका और ईरान वार्ता की मेज पर मिल जाएंगे, पूरी कोशिशें भी चल रही थी। लेकिन अब अचानक से हालात बहुत तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की तरफ से एक और जंगी जहाज पश्चिम एशिया की तरफ पहुंच गया है, वहां उसकी तैनाती हो गई है, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिसका हम बार बार जिक्र भी करते रहे हैं। यानी अभी अगर देखा जाए वहां पर कुल अमेरिकी युद्धपोतों की संख्या 3 हो गई है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने हॉर्मूज को लेकर सीधे अपनी नेवी को आदेश दे दिया है कि वहां पर कोई भी ईरानी जहाज दिखे, कोई ईरानी बोट दिखे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, उस पर तुरंत हमला कर दे, बिना सोचे समझे, यानी शूट एट साइट के आदेश ट्रंप की तरफ से दे दिए गए हैं। और आप जानते हैं कि हॉर्मूज को लेकर पहले से ही कितना तनाव बना हुआ है। ईरान हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल छोड़ेगा नहीं, उसने साफ कर दिया है। वो तो ये कह रहा है कि आप हमारे कब्जे को, हमारे कंट्रोल को मान्यता दो तो हम बातचीत की टेबल पर आ जाएंगे। तो एक तरफ ईरान डटा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अब हॉर्मूज पर ही जंग छेड़ने की बात कह रहा है। यानी अभी तक तो पूरे ईरान में जिस तरह से जंग छिड़ी हुई थी पिछले 40 दिनों में हमने देखा, उधर वो जंग एक अलग थी, लेकिन अब हॉर्मूज को लेकर एक नई जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। और सिर्फ हॉर्मूज को लेकर ही नहीं, पूरे ईरान में, पूरे पश्चिम एशिया में हालात यही हैं। इजराइल की तरफ से ताजा बयान आया है, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज का बयान है। उन्होंने एक तो मतलब एक साफ वो दे दिया है कि हम युद्ध की तैयारी में ही जुटे हुए हैं। यानी एक जो लगातार चल रहा था कि हो सकता है कि बातचीत की आड़ में अमेरिका ईरान को धोखा फिर दे दे। ईरान भी यही वजह थी कि बार बार अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। और अब जो हालात दिखाई दे रहा है उनसे साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका वाकई जंग की ही तैयारी कर रहा था। हो सकता है कि अमेरिकी सेना थक गई थी, उसके हथियार खत्म हो गए थे। ईरान के साथ उन्हें इतनी लंबी जंग की उम्मीद नहीं थी जितनी देर तक ईरानी सेना टिकी रही मैदान में। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त सीजफायर की घोषणा कर दी कि 2 हफ्तों का सीजफायर कर लेते हैं, तब तक हम रिफ्यूल कर लेंगे खुद को। तो अभी मौजूदा हालात यही बता रहे हैं कि वहां दोबारा जंग की तैयारियां चल रही हैं। इजराइल की सेना भी बस एक इंतजार कर रही है। इजराइल काट्स का कहना है कि हमारी सेना पूरी तरह तैयार है, हमने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं, अब बस एक हरी झंडी अमेरिका से मिलेगी और हम हमले शुरू कर देंगे। यानी काउंटडाउन शायद दोबारा शुरू हो गया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी वक्त हो सकता है कि पश्चिम एशिया में दोबारा धमाकों की आवाज सुनी जाए, दोबारा हमले शुरू हो जाए। और ईरान की तरफ से भी पूरी तैयारियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ईरान तो लगातार कह रहा है आप बातचीत के लिए कहिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, आप जंग के लिए कहिए, हम जंग के लिए तैयार हैं, आप जिस भाषा में हमारा जवाब देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। तो ईरान की तरफ से भी खबर यह आई है, ईरानी न्यूज एजेंसी है, मेहर न्यूज एजेंसी है, नूर ईरानी चैनल है वहां का,
उनके हवाले से खबर यह आई है कि ईरान में भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिए गए हैं। यानी ईरान भी कहीं ना कहीं भाप गया है कि अभी हालात कितने नाजुक है और क्या हो सकता है। अमेरिका इजराइल क्या प्लानिंग कर रहे हैं, शायद ईरान को भी इस बात की भनक लग गई है, इसलिए उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पहले ही एक्टिवेट कर दिए हैं कि किसी भी हमले के हालात में वो उनसे निपट पाए, उन हमलों को रोक पाए, कोई बड़ा नुकसान होने से रोका जा सके। तो ईरान की तरफ से भी तैयारियां पूरी दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से राजीव जी, इस क्षेत्र को लेकर जो चिंता थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर एक बार फिर जंग शुरू होती है तो ये तो तय है कि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा घातक हमले होंगे। और ईरान ने तो पहले भी कहा है कि अगर अब दोबारा हमले होंगे तो हम अपनी वो मिसाइलें निकालेंगे जो अभी तक इस जंग में नहीं देखी गई, और दूसरा वो मिसाइलें जो अभी इस अप्रैल मंथ के दौरान, इस महीने में ईरान ने बनाई है, यानी पहले से भी ज्यादा घातक मिसाइलें जो ज्यादा तबाही मचाने की क्षमता रखती हैं। यानी अगर पश्चिम एशिया में अब हालात बिगड़े तो ये बहुत ज्यादा चिंता वाली बात हो जाएगी। यहां पर परमाणु बम का भी जिक्र आया है। अमलेंदु जी, आप बने रहिए हमारे साथ जरा। आराधना, परमाणु बम का जिक्र आया, एक सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या आप परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे ईरान के साथ दोबारा अगर जंग में आप जाते हैं। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा है ये भी बताइए। और दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि परमाणु बम का जिक्र आखिर आया क्यों यहां, जब आप दो देशों के साथ और इस वक्त जबकि आप शांति की तरफ बढ़ना चाहते थे। मैं तो यह सोच रहा हूं कि पाकिस्तान क्या कर रहा होगा। पाकिस्तान में इस्लामाबाद को आपने छावनी में तब्दील कर दिया, कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए, अब वहां के लोग नाराज हो रहे हैं। वहां से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि वहां के प्रशासन पर वहां के लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। तो पाकिस्तान की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये परमाणु बम का जिक्र कैसे आया? ये परमाणु बम का जिक्र ऐसे आया राजीव जी की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि जिस तरीके से अमेरिका को इस 40 दिन के युद्ध के दौरान जबरदस्त तरीके से सामरिक क्षति हुई है, यानी उसके हथियारों का जिस तरीके से नुकसान हुआ है, उसके बेसिस तबाह हो गए हैं, और अब वो उन सैन्य अड्डों से जो खाड़ी में हैं, उसके 17 बेसिस हैं, उनसे हमला करने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता है अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए कि वो परमाणु बम गिराए। ये बात थी। दूसरा, ये खबरें आई कि जो इजराइल का मीडिया है, खासतौर से वहाँ का एक कान टेलीविज़न है, उसने राजीव जी अभी कल ही खबर दी कि इजराइल को ट्रंप ने बता दिया है कि इतवार की सुबह यानी रविवार की सुबह सीज फायर ख़त्म हो जाएगा और रविवार को उस पर हमले किए जाने हैं। ये आया। इसी को लेकर कल व्हाइट हाउस में एक पत्रकार ने सवाल पूछा ट्रंप से कि क्या आप परमाणु बम गिराएंगे। इस पर वो तो एकदम से भड़क गए ट्रंप। ये आया, चूंकि ये बातें आ रही थी भाई आपका 80% थार जो है वो आपका नष्ट हो चुका, इंटरसेप्टर्स आपके 50% से ज़्यादा नष्ट हो चुके, एस्टोनिया को आप जो हथियारों की सप्लाई करते थे उस पर आपने रोक लगा दी, आपके यहाँ जो हथियार आते थे स्वीडन से, स्वीडन कह रहा है हम आपको 3 साल तक हथियार दे नहीं पाएंगे। तो यानी हथियारों की कमी अमेरिका के पास हो गई है। और पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि कमी हो गई है और इस युद्ध को अगर आगे खींचना है तो हमको हथियार भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो ये संकट होते हुए तो अब ट्रंप के सामने अगर सुप्रीमेसी साबित करना हो, ईरान के लोगों ने जिस तरीके से अपनी मजबूती दिखाई है, कल जिस तरीके से गालिबाफ जो है वहाँ की ईरानी संसद के अध्यक्ष, उनसे लेकर और राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन तक तमाम नेताओं ने और जो सैन्य कमांडर ने, सब ने ट्विटर पर एक जो था 4 लाइनें लिखी कि ईरान में ना कोई कट्टरपंथी है ना कोई चरमपंथी है, यहाँ सब कोई ईरानी है और हम मजबूती के साथ खड़े हुए, दुश्मन को हम ना कुछ चब्बा देंगे। ये दिया गया संदेश। तो ये अब ट्रंप के सामने समस्या हो जाती है कि अब वो अपनी सुप्रीमेसी कैसे साबित करें। चूटपिट कर आए हैं तो उनसे जब पूछा गया कि आप ये करेंगे तो ट्रंप भड़क गए और उनका जो जवाब है, समझिए उनकी एक बाइट भी है वो हम लोग सुन लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बेवकूफ़ी भरा सवाल क्यों पूछा जा रहा है, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्यों करूंगा जब हमने उसके बिना ही ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया है। किसी को भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की इजाज़त कभी नहीं मिलनी चाहिए। यानी कि राजीव जी, ये साफ तौर पर कि अगर आप तबाह नहीं कर पाते तो आप परमाणु बम का इस्तेमाल करते। ये तो आप कह रहे हैं कि हम क्यों करेंगे जब हमने बिना परमाणु बम के ही उनको तबाह कर दिया है। तो अब जब पेंटागन कह रहा है और आपकी तमाम खुफिया एजेंसी रिपोर्ट्स कह रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय सामरिक विशेषज्ञ वो सब कह रहे हैं कि ईरान की क्षमता बरकरार है और इन 15 दिन जो गुजरे हैं उसमें उसने अपना जो नुकसान हुआ था उसको फिर से तैयार कर लिया है और नए सिरे से नए हथियार निकाल लिए हैं और वो हथियार जो उसने अब तक नहीं निकाले थे उनका इस्तेमाल करेगा। प्रोफेसर मरांडी हैं जो तेहरान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और जो वार्ता करने के लिए प्रतिनिधिमंडल गया था ईरान का, उसमें वो शामिल भी थे। उन्होंने राजीव जी अल मयादीन के साथ कल एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान की तैयारी अब ज़्यादा बड़ी है,
अब जो हमले होंगे वो ज़्यादा विनाशकारी होंगे, लंबे चलेंगे, और यहाँ जो बेसिस है यहाँ से लेके इजराइल तक और वाशिंगटन तक पर हम हमले करेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। तो इसीलिए यह पूछा गया कि ईरान इस तरीके की बात कर रहा है तो क्या परमाणु बम गिराएंगे। इसके जवाब में आइए जरा सुन लेते हैं, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है, उनकी जुबानी सुनते हैं। व्हाइट हाउस में जब वो पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे तो पत्रकारों के सवालों का जवाब, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो बात जरा उनकी जुबानी सुनिए। और यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप क्या दुनिया को एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, एक बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है। जरा सुनिए यहाँ डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं। Sir, would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on No. Truth Social No, a few weeks ago. we don't need That's it. not Why what do I was need said. it? Why would a stupid question like that be asked? You posted Why on would Truth I Social use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. तो सुना आपने, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप वही बात कह रहे हैं जो यहाँ अभी अमलेंदु जी बता रहे थे। भड़क उठे पहले, उसके बाद में परमाणु बम की बात। यहाँ पर परमाणु बम का अगर जिक्र आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इस जंग को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात आराधना आपसे जरा समझना चाहता हूं कि जहां शांति की बात हो रही थी, जहां अभी तक पहले मंच तैयार किया गया पूरा का पूरा, और इस्लामाबाद में पीस टॉक नंबर 2 करने की जो बातचीत हुई, और अब यह भी कहा जा रहा था कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को आज हो सकता है कि वहां से आएंगे विटकॉफ कुशनर और जेडी वेंस और बातचीत होगी इन लोगों के बीच। लेकिन बातचीत खटाई में पड़ गई और अब यहां फिर से जंग की बात हो रही है। ये भी तेहरान से खबर आ रही है कि कुछ जगहों पर धमाके की खबरें आई हैं, धमाके की आवाज सुनाई दी है, ये खबर भी आ रही है। परसों ही राजीव जी 3 बिना फटे B-2 बॉम्बर वाले बम जो हैं वो ईरान ने निष्क्रिय किए हैं। इसका मतलब कि वो बम गिराए गए हैं जो फटे नहीं हैं। अब वो पहले गिराए हैं कि अभी गिरे हैं, अब ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये ईरान ने भी नहीं कहा है, लेकिन 3 बम उसने निष्क्रिय किए हैं जो B-2 बॉम्बर बम फेंकता है। आखिर क्या कारण हो सकता है? राजीव जी अगर देखें तो जो पूरे हालात हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अभी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप कभी कहते हैं कि हम सीज फायर की बात कर रहे हैं, फिर अचानक वो कहते हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, मतलब बातचीत के लिए ईरान तैयार नहीं हो रहा है। तो अचानक ट्रंप का कहना है कि हमारी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं है बातचीत को लेकर, अभी जो होगा देखा जाएगा। यानी ट्रंप को खुद भी नहीं पता कि वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। तो ट्रंप के बयान इस वजह से लगातार सवालों के घेरे में है। वहीं ईरान का रुख अगर हम देखें, ईरान का रुख शुरुआत से लेकर अब तक साफ जाहिर है। ईरान पहले भी कह रहा था कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम अपने बचाव में, आत्मरक्षा में कार्रवाई करेंगे, और वो लगातार वही कार्रवाई ही कर रहा है। ईरान की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जवाबी कार्रवाई। चाहे बातचीत को लेकर भी ईरान ने सीज फायर की डिमांड नहीं की थी, सीज फायर की घोषणा अचानक ट्रंप की तरफ से कर दी गई, और जब बातचीत की बात आई तो यह प्रस्ताव ईरान ने कहा कि अमेरिका की तरफ से मध्यस्थों के जरिए प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन हम पिछली बार की जब बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में, उस दौरान ईरान का साफ कहना था कि हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अमेरिका पर, और फिर भी हम जा रहे हैं अमेरिका के पास और देखते हैं। और उस बार भी अमेरिका भरोसा कायम नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार जब बातचीत की बात हुई तो ईरान को पता था कि अमेरिका बस वक्त ही बिताना चाह रहा है, वो हकीकत में कोई समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि जो रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का उस पर भरोसा ईरान को नहीं हो रहा था। ईरान को क्या, अमेरिकी जनता को भी भरोसा नहीं है। खुद अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का विरोध हो रहा है। अभी आप देखिए कि उनकी वॉर पावर्स को बांधने के लिए, कम करने के लिए एक रिजोल्यूशन अमेरिकी कांग्रेस में पास किया गया। हालांकि वो पास नहीं हो पाया, लेकिन प्रस्ताव पेश किया गया डेमोक्रेट्स की तरफ से, क्योंकि वो ईरान जंग से जुड़े ट्रंप के फैसलों का विरोध कर रहे हैं, लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं। और यही नहीं, अभी ट्रंप के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो भले ही जंग की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी साख बचाने के लिए जरूरी है कि वो इस जंग में जीत हासिल करें, चाहे वो सीज फायर हो जाए बातचीत के जरिए या फिर दोबारा हमला किया जाए, जंग हो। ये उनके पास ये 2 रास्ते हैं ताकि वो अपनी साख बचा पाए। लेकिन उनके लिए हमला करना भी आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि अमेरिका में जो नियम है वो ये कहता है कि 60 दिन तक किसी भी देश के साथ अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो 60 दिन तक आप उसे बिना जंग घोषित किए कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ऑपरेशन जैसे, बिल्कुल उसे आप ऑपरेशन के एपिक फ्यूरी जैसे कर, जी बिल्कुल, एपिक फ्यूरी इसीलिए नाम दिया गया है ताकि इसे जंग ना कहा जाए। तो ये कोशिश चल रही है। और वहीं
अभी क्या है कि अब ईरान जंग को लेकर ये जो पूरा टसल चल रहा है, तनाव टकराव चल रहा है, 60 दिन पूरे होने वाले हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इस 60 दिनों के बाद ट्रंप को फैसला करना होगा कि या तो वो इसे जंग घोषित करे, और अगर जंग घोषित करना है तो उसे अमेरिकी कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी, वहां से प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा कि हाँ हम ईरान के साथ जंग में हैं और हम इस जंग को आगे ले जाना चाह रहे हैं या हमारी जरूरतें ये हैं, तो वहां से फिर फंडिंग होगी, बजट पास होगा। और नहीं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो ईरान के खिलाफ अपना ऑपरेशन भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उन्हें अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी क्योंकि पूरी फंडिंग कट ऑफ हो जाएगी। वो फंड जो अमेरिकी जनता के टैक्स से आप इकट्ठा कर रहे हैं वॉर के लिए, वो पूरी फंडिंग फिर रोक दी जाएगी और ऐसे में अमेरिका तो मैदान में टिक ही नहीं पाएगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी हालात बहुत ही करो या मरो जैसे हो गए कि या तो वो अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला करे या अमेरिकी संसद से प्रस्ताव पारित करा के ईरान के खिलाफ घोषित रूप से जंग की शुरुआत करें। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कोशिश यही हो रही है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि कैसे भी धमकियां दे रहे लगातार, जिस तरह वो कोशिश कर रहे कि ईरान दबाव में आए, ईरान खुद कह दे कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। क्योंकि बातचीत के लिए ट्रंप ने धमकियां दी लेकिन बातचीत के लिए अभी ईरान नहीं आया। उसने अपनी शर्तें रख दी कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, आप हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाइए, हम आ जाएंगे बातचीत के लिए। और अभी भी ईरान की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है 48 घंटे का, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो ईरान जिस तरह ट्रंप और अमेरिका के सामने झुकने से लगातार इनकार कर रहा है, ऐसे में अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि आखिर वो जाए कहां, वो करे तो करे क्या, क्योंकि उनको अपने देश में भी अपनी कुर्सी भी बचानी है, अपने फैसले को जस्टिफाई करना है कि मैंने ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया उसमें हम जीत हासिल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ जीत वाकई हासिल करने की जरूरत है उन्हें, क्योंकि अगर या तो वो सीज फायर की घोषणा करें, चाहे उसके लिए उन्हें ईरान की शर्तों को मानना पड़े, या फिर वो ईरान पर इतना दबाव बना दे कि ईरान ही मान जाए। यही दो ऑप्शन है उनके पास। यहाँ पर साफ साफ है, सीधा है अमलेंदु जी, कि ईरान के साथ जंग खत्म करना अगर चाहता है अमेरिका, तो ईरान ने एक छोटी सी शर्त रखी है। वो शर्त है कि हॉर्मुज खाली कर दो, ब्लॉकेड अपने हटा दो वहाँ से, और वहाँ पर इनके 23 विमान हैं, 23 युद्धपोत हैं जो खबर है उस हिसाब से, और वो वहाँ लगा रखा है बिल्कुल जो ओमान की खाड़ी है उसको, उसके पास में अरब सागर की तरफ आने के लिए। तो आप रोक के रखे हुए हैं। एक तरफ आप चाहते हैं कि शांति हो, शांति वार्ता के लिए आपने मदद मांगी पाकिस्तान से, इस्लामाबाद को तैयार किया, पैसे भी खर्च हो रहे होंगे, पाकिस्तान के पास ऐसे भी दिक्कत, अभी किल्लत है पैसे की, और इतना पैसा खर्च करवाया, इतने सारे होटल को खाली करवा दिया, सरकार ने होटल बुक करा लिए। एक होटल का एक दिन का खर्च कितना जा रहा होगा आप समझ सकिए। हम लोग तो एक रूम बुक कराते हैं तो हम लोगों को इतना खर्च लगता है, पता चलता है कि अरे 2000, 4000, 5000 रुपये चले गए तो बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ का कष्ट होता है, तकलीफ, बिल्कुल दर्द होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि कमाई का पैसा है। और आप अगर जनता की कमाई का मतलब हमारी आपकी कमाई का पैसा, गाढ़ी कमाई का पैसा, वो भी तीसरे देश के लिए, उसके लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं तो ये कितना बुरा लग रहा होगा पाकिस्तान के लोगों का, मैं ये सोचता हूँ। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग आखिर इतना क्यों फिर गया है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। राष्ट्रपति हैं, उनके डॉक्टर्स, हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे, डॉक्टर्स होते हैं, सुबह शाम उनका चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, और चेक कर रहे होंगे, मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं तो हॉस्पिटलाइज कराएं उनको। और क्योंकि उनके कारण दुनिया में, अभी आपने खबर भी सुनी होगी और डीबी लाइव पे हम लोगों ने उसका स्पेशल भी बनाया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए थे और उनको उस कमरे से बाहर निकाला गया। ये खबर सुने होंगे आप। और तमाम पादरी आकर के जो फिर पूजा प्रार्थना सब कर रहे थे उनके लिए, ये भी आया जी, ये मालूम था। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें बहुत अजीब तरह की हैं, जहां पर ये दिखाई देती हैं कि ये जंग की तरफ बहुत तेज़ी से ले जाने की कोशिश है, और न चाहते हुए भी फिर से दुनिया और फिर से ईरान जंग की तरफ जा। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान तो साफ साफ यही कह रहा है ना कि आप हमारे ये एक मांग मान लीजिए, बाकी बातें हम टेबल पर बैठ के कर लेंगे, चाहे वो गालिबाफ हों, चाहे अब्बास अरागची हों, चाहे पेजिशकियान हों। ये तीन प्रमुख रूप से हैं, और उसके अलावा इनके सुप्रीम लीडर जो हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। कहा जा रहा है, खबर ये भी आई कि इलाज करवा रहे हैं, जो भी हो, लेकिन सुप्रीम लीडर की बात ये तमाम लोग, और IRGC अपना काम कर रही है, यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है वो अपना काम कर रही है, सैनिकों का जो काम है वो काम कर रही है। तो ईरान को
तस्वीर आप देखिए तो ईरान की तस्वीर बिल्कुल क्लियर नजर आती है। दूसरी तरफ हम लोग देखिए अमेरिका की तस्वीर, तो अमेरिका के नेवी चीफ उनको कल हटा दिया गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उनके बारे में जो उनके सैन्य प्रमुख थे उनको पहले बर्खास्त किया गया, रेंजी जॉर्ज उनको हटाया गया। इस 40 दिन के दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े सैन्य अधिकारी जो है बर्खास्त किए गए हैं, बर्खास्त किए गए राजीव जी। यानी युद्ध के दौरान घोड़े बदले जा रहे हैं और लंगड़े घोड़े लाए जा रहे हैं। और वो ये जितने भी अधिकारी बदले गए ये सब ट्रंप के ही पहले भरोसेमंद थे और सबने जो है यही कहा कि इस युद्ध में हमको नहीं जाना चाहिए। तो ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, इधर जिस तरीके से 23 युद्धपोत जो बताए जा रहे हैं राजीव जी, वो बिल्कुल सही बात है, 23 युद्धपोत ही हैं। और जो सूचनाएं आ रही हैं वो सूचनाएं ये है कि लगभग 50,000 सैनिक जो हैं इन युद्धपोतों के जरिए भेजे गए हैं और प्लानिंग ये है कि अब ज़मीन पर हमला जो है वो किया जाए। तो इसकी प्लानिंग से वो 50,000 सैनिक भेजे गए, लेकिन ईरान इसको भांप चुका है और ईरान ने साफ तौर पर अपनी उसी तरीके से तैयारियां भी की हुई हैं। तमाम उसके जो द्वीप हैं और जहाँ से आप घुस सकते हैं उस सारी जगहों पर नाकाबंदी उसने अपने अच्छी तरीके से कर ली है। 14 मिलियन उसके जो नागरिक हैं वो बाकायदा शपथ पत्र दे चुके हैं कि हम युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार हैं। 14 मिलियन नागरिक राजीव जी, और वहाँ सबको जो है मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। तो यानी वो एक से कहा जाए 14 मिलियन जो है वो सैनिक होंगे जो जाकर जंग के मोर्चे पर जाएंगे। तो उनकी पूरी तैयारी, वो सब कह रहे हैं कि आइए हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आपके लिए हमने कफन और ताबूत बनाकर रखे हैं जो आपको भेजे जाने हैं अमेरिका, आप भेजिए, हम आपका स्वागत। तो उन्होंने ऐड दिया था ना, एक फ्रंट पेज पे छापा भी था, वेलकम टू हेल, टाइम्स ने हम लोगों ने उसको दिखाया भी था। बिल्कुल। तो ये ईरान की तैयारियां हैं दोस्तों, ईरान की बात जो कह रहे हैं हम, ईरान की तैयारियां। लेकिन ईरान के अलावा अमेरिका, और इस जंग को बार बार अमेरिका खींचकर लाने की कोशिश क्यों कर रहा है? इस जंग को शांति की तरफ डोनाल्ड ट्रंप ले जाना क्यों नहीं चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ऐसे आराधना ये देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब उनको, अभी आप बता रही थी कि 60 दिनों के बाद जब उनको अपनी कांग्रेस में, संसद में इसको पास कराना होगा तो भी उनको झेलना पड़ेगा, काफ़ी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, विरोध होंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है, क्यों यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस दिशा में जा रहे हैं जहां से शांति की बात होनी चाहिए, वो बार बार वो खींचकर जंग की तरफ क्यों ला रहे हैं? क्या लगता है आपको? राजीव जी देखिए, शांति की जहां तक बात है, ईरान का साफ कहना है कि हमें कोई टेम्पररी शांति नहीं चाहिए। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि मैंने 8-8 जंग रुकवाई है, 9-9 जंग रुकवाई है, लेकिन हर जगह उनकी तरफ से जो सीज फायर करवाए गए हैं कई बार वो टूटते हुए नजर आए। और अभी हाल ही में उन्होंने लेबनान में भी सीज फायर को एक्सटेंड कराने की घोषणा की है, लेबनान और इजराइल के बीच में। लेकिन उनकी घोषणा एक तरफ हो रही है और दूसरी तरफ हमले भी हो रहे हैं। तो ये कैसा सीज फायर है? ईरान को भी पता है कि ट्रंप अगर अभी सीज फायर की बात कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सीज फायर हमेशा के लिए है, परमानेंट है। तो ईरान के लिए कहीं ना कहीं ये जंग एक जरूरत बन गई है ताकि वो ये साबित कर सके कि कोई भी बाहरी ताकत हमें नहीं बता सकती कि हमें क्या करना है, हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई भी बाहरी ताकत हमारे फैसले नहीं ले सकती है। खासतौर पर यूरेनियम को लेकर, ईरान के यूरेनियम को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा है, पिछली बार भी जंग, पिछले साल की जो जून 2025 की जंग थी वो भी उसके यूरेनियम को लेकर छिड़ी थी और इस बार भी यूरेनियम को लेकर ही शुरू हुई थी। लेकिन अब ये जंग एक विकराल रूप ले चुकी है और अब खुद अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कैसे भी सीज फायर हो जाए, क्योंकि ईरान किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि आज हम बातचीत के धोखे में आ जाएं, अमेरिका की बातें मान ले और फिर हो सकता है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अमेरिका दोबारा हमला करने आ जाए। तो ईरान का कहना है कि पहले आप हमें इस बात की गारंटी दीजिए कि दोबारा जंग नहीं होगी, युद्ध विराम होगा तो एक स्थायी युद्ध विराम होगा। और दूसरा, ईरान की जो मांगे हैं उसमें यूरेनियम को लेकर भी उसने साफ कहा है कि हमारा जो यूरेनियम है उस पर हमारा अपना अधिकार है, उसे लेकर आपकी दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं इसके अलावा हॉर्मूज को लेकर भी उसने अपनी डिमांड साफ रखी है कि हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल जो है उसे आपको मान्यता देनी पड़ेगी। यानी ट्रंप ने एक तरफ ये जंग शुरू की थी कि ईरान कहीं बहुत ताकतवर ना बन जाए, उनका कहना है उसके पास परमाणु हथियार आ जाएगा, वो इस क्षेत्र में बाकी देशों के लिए खतरा बन जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ईरान की बढ़ती ताकत और उसके वर्चस्व को रोकने के लिए उन्होंने जो जंग शुरू की थी, आज हालत यह है कि ईरान हॉर्मूज पर भी अपना दबदबा बनाए हुए उसने दुनिया को बता दिया कि अगर हम नहीं चाहेंगे तो आपका जहाज यहां से सुरक्षित रूप से नहीं गुजर सकता। यह सुरक्षित तब था जब तक ये हमारे नियंत्रण में था, हम इसकी देखरेख कर रहे थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल के आने से यह असुरक्षित हो गया है। यह भी इस जंग में ईरान ने साफ कर दिया है।
तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचकर जंग शुरू की थी, ऐसा लग रहा है कि वो बैकफायर कर गई है। यानी आप उससे परमाणु, ईरान से परमाणु वर्चस्व छीनना चाहते थे, उसके पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए। आप ये उसकी ताकत को कम करना चाहते थे कि ईरान जो इतने सालों में खुद को अंदर ही अंदर विकसित कर रहा है, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज बना रहा है और पूरी मजबूती के साथ वो देश खड़ा है। मतलब अगर देखा जाए तो मुस्लिम वर्ल्ड जो कहते हैं, अरब देशों में अगर एक मजबूत नेता सऊदी अरब के बाद किसी को, तुर्की के बाद किसी को देखा जा रहा था तो कहीं ना कहीं ईरान का नाम था। और अब ईरान ने साबित कर दिया कि सऊदी अरब और तुर्की नहीं बल्कि हम ही सबसे आगे है, जिसने हिम्मत की अमेरिका के सामने खड़े रहने की, तनकर खड़े रहने की। तो ट्रंप की जो सारी कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई। तो अब उनके पास चारा क्या बचा? सीज फायर की कोशिश उन्होंने की, लेकिन ईरान ने बातचीत की टेबल पर आने से मना कर दिया। और अगर ट्रंप ईरान की शर्तें मानकर बातचीत के लिए जाते, यानी वो हॉर्मुज की नाकेबंदी हटा देते हैं, हॉर्मुज पर ईरान के दबदबे को मान्यता दे देते हैं, तो एक तरह से ये तो जंग में हार मानना हो जाएगा ना। तो उनके पास ऑप्शन क्या बचा है? इसलिए थक हार कर वो बार बार जंग की तरफ जाते हैं, बार बार धमकियां देते हैं। कभी कहते हैं सीज फायर के लिए बहुत जल्दी ईरान टेबल पर आ जाएगा, और वहीं दूसरे पल वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी ट्रंप के रवैये से ही साफ जाहिर है कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, मैं कैसे ईरान को झुकाऊं, जो शुरू कर दिया उसको कैसे खत्म करूं। तो ट्रंप उस जोन में है फिलहाल। ट्रंप अभी एक जोन में, जिस जोन की बात कर रही हैं, बता रही हैं आराधना, ये बहुत एक भयानक जोन है जहां से अब किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। यानी क्या करें क्या ना करें वाली हालत है ट्रंप की, और यहां से कैसे वो बाहर निकलेंगे ये तो ट्रंप को सोचना होगा। लेकिन इस जंग से बाहर निकलना यहां ट्रंप के लिए भी ज़रूरी है, ईरान के लिए भी ज़रूरी, यानी अमेरिका, ईरान, इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए ज़रूरी है। क्योंकि दुनिया का कोई भी नागरिक जो है वो तबाही नहीं चाहता है, वो शांति चाहता है। और पशु पक्षी तमाम पूरी जितने भी इस दुनिया में जीव जंतु हैं वो भी, इंसान से लेकर सब शांति चाहते हैं, आराम से इत्मीनान से रहना चाहते हैं, जीवन यापन चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जीवन यापन को भी बहुत मुश्किल बना देते हैं। उनमें से डोनाल्ड ट्रंप एक हैं, जो भारत को कभी नरक कहते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को अपना मित्र कहते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री उनको माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते हैं। ये सारी चीज़ें चलती हैं और इन सबके बीच हिंदुस्तान में एक जंग, जिस जंग में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों कूदे हुए हैं, और वो जंग है बंगाल, पश्चिम बंगाल की जंग, जहां लगातार आज भी सुबह से लगातार लगे हुए हैं माफी चाहूंगा मोदी और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह। और दोनों अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था और अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। और ये बात मैं कर रहा हूं चुनाव की, पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के चुनाव से रिलेटेड तमाम खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे, और साथ साथ हम पहुंचाएंगे उधर जंग से रिलेटेड तमाम खबरें जो आ रही हैं, ये सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे अलग अलग एपिसोड में, अलग अलग ढंग से, अलग अलग लाइव के जरिए। अभी से ठीक 2 घंटे बाद, 2 नहीं बल्कि 3 घंटे बाद 4 बजे आप लाइव देखिए आराधना के साथ, और उसके बाद 5 बजे फिर लाइव देखिए, आप शाम 7 बजे लाइव देखिए। अलग अलग एपिसोड में जैसे बता रहा हूं चुनाव से रिलेटेड, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। 4 बजे चुनाव से रिलेटेड आप वो तमाम खबरें देखेंगे जो अभी तक हम आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं। वो तमाम खबरें, ग्राउंड पर क्या हो रहा है, आखिर 95% के लगभग वोटिंग के मायने क्या हैं, ये सब कुछ 4 बजे आप देखिए। अभी मुझे साथ में हमारे साथी अमलेंदु जी और आराधना और साथ में जुड़े थे अविनाश, आप सबका धन्यवाद कहते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं दोस्तों, और 4 बजे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।